law of mass action। देखो ये लॉ क्या कहता है, आज हम दो लॉ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेट लॉ और एक पढ़ रहे हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन पर कितना पड़ता है, इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था 1867 में, और उसने एक लॉ बताया था। उसने ये कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन के गुणांक हैं, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके आगे जो गुणांक लगाते हैं, स्टिक्योमेट्री लगाते हैं, उनके जोड़ पर डिपेंड करता है, ये कहा था एक साइंटिस्ट ने। तो क्या है, द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द rate of reaction was studied by साइंटिस्ट का नाम था भाई गुलबर्ग एंड वेइस, GULDBERG, एंड ये दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेग, WAAG। उन्होंने जो रेट है, जो स्पीड है, उस पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा, लेकिन कंसंट्रेशन का इफेक्ट किस रूप में देखा, गुणांक के रूप में देखा। इन 1867 and put a law known as law of mass action, law of mass action। ये ला दिया भाई उसने। क्या कहता है दिस लॉ state that the rate of a reaction is depend upon जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टिक्योमेट्री है ना, उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दो रिएक्टेंट है भाई, ए और बी, ठीक है। ये मिल कर के कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, CD बना दिया या कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उसने कहा कि ए है ना, इसके बैलेंस करने के लिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, इसको बैलेंस करने के लिए ए लगा दिया, इसको बैलेंस, ये मतलब कोफिशिएंट लगा दिए, गुणांक लगा दिए। तो उसने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है, ए की और बी की, इनके प्रोडक्ट, इनको तो दोनों को कर देंगे प्रोडक्ट के, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट है ना, वो पावर के रूप में चढ़ाई जाएगी। ये कंसंट्रेशन के रूप में नहीं है, ये क्या है, ये इनके बैलेंस करने वाले हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये है भाई N2 + 3H2, ये मिल करके 2NH3 बनाते हैं। ये रिएक्टेंट हो गए, ये हो गए प्रोडक्ट।
अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन के आगे 3 लगाने पड़े ना। यहाँ हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 एटम है। तो ये जो 3 है ना, ये हमारा ये बी है एक प्रकार से, ये इसका गुणांक है, कोफिशिएंट है, कंसंट्रेशन नहीं है। ये कंसंट्रेशन तो मान लो हमने मान लिए इसके 5 मोल ले लिए, इसके भी 5 मोल ले लिए, ये है कंसंट्रेशन तो एक्चुअल में, लेकिन ये कंसंट्रेशन नहीं है 3 और इसके आगे 1 लगा हुआ है, ये इसके कोफिशिएंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो इस कंसंट्रेशन की बजाय इनके जोड़ के बराबर होगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू N2 और क्या भाई H2 की पावर 3, H2 की पावर 3, इनके जोड़ के बराबर होगी रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। क्या हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। इसके भी क्या हो गई? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ते हैं तो ये क्या हो गया? रेट इज इक्वल टू के, क्या हो गया? के, क्या भाई N2 और क्या भाई H2 की पावर 3, वेयर के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो स्पीड है, जो रेट है रिएक्शन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? उन कोफिशिएंट के पावर के, उन कोफिशिएंट के जोड़ के बराबर है जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं, और इनको हम पावर के रूप में चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। अब उसके बाद है भाई रेट लॉ। दूसरा क्या है? रेट लॉ। वो तो था लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डिपेंड भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द sum of concentration terms of reactants which are raised in the form of power। ये ला ये कहता है कि जो स्पीड है ना, वो कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती, वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं A प्लस B मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं कोई भी, इसके A के गुणांक ये है B का, लेकिन A के लिए है अल्फा मोल, B के लिए है बीटा मोल। मान लीजिए A हमने ले लिया N2, B हमने ले लिया H2, ये मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं NH3। ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने कितना लगा दिया? 3, यहाँ पर कितना लगा दिया? 2। तो A की जगह पर तो क्या आ गया? ये जो A है यहाँ पर तो 1 हो गया, इस B की जगह पर क्या आ गया? ये 3 आ गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये कहता है कि इनके जो गुणांक है ना, इन पे डिपेंड करती है, लेकिन
इसके मान लीजिए हमने 5 मोल ले लिए, इसके भी कितने ले लिए, 5 मोल ले लिए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 5 और H2 की पावर 5। ये मोल पे डिपेंड करता है। या हमने मान लिया इसको अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, इसको अल्फा, और इसको क्या मान लिया, बीटा। 5 मोल मान लिए, तो ये क्या हो गई, अल्फा, और ये क्या हो गई, बीटा, अल्फा और बीटा। या इसको 5 मोल मान लो, इसको 5 मोल मान लो, तो यहाँ पर 5 मोल आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 5 मोल आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने कंसंट्रेशन अल्फा मान लिया है तो N की अल्फा आ जाएगा, 5 मोल लिखे हैं तो 5 मोल ले लो, बीटा के बीटा लिखी है N2 की, तो इस कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K N2 की पावर अल्फा और H2 की पावर, मतलब इन पे गुणा आप पे डिपेंड नहीं करेगा, या 3 है, 4 है, 5 है, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे, कंसंट्रेशन। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रेट लॉ कहलाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये कंसंट्रेशन एक एक ले लेते हैं, तो ये रेट कांस्टेंट, मान लो इसके भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है। इफ़ concentration of reactant is taken as 1 mole, then rate of reaction is directly proportional to क्या हो गया, K हो गया, क्योंकि इसके भी 1 मोल हो गए, इसके भी 1 मोल हो गए, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, K। हैंस rate constant K is defined as, तो क्या लिखेंगे अब हम इसमें कि रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया, जब हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यूनिटी ले लेते हैं। डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of each reactant is taken as unit। रेट कांस्टेंट K से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज आल्सो कॉल्ड इसको क्या बोल देते हैं भाई, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो भाई ये थे आज हमारे 2 लॉ। कल हम आपको करवाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो ये आपके